हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। सो दोस्तों, आज है हमारा आई थिंक 8th सेशन। अगेन 30 एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ आपको ये जानकारी दे दूं कि जैसे मैंने आपको पहले भी कुछ दिन पहले बताया था कि प्रिसाइज नोट्स जो हैं टॉपिक वाइज विद एमसीक्यूज, हर टॉपिक एमसीक्यूज, वो आपको बहुत जल्द मैं दे दूंगा। तो आज शाम या कल सुबह तक आपको वो नोट्स दोनों ऐप के अंदर मिल जाएंगे, क्रिस कॉमर्स जोन के ऐप पर भी और विंग्स एक उड़ान की ऐप पर भी। और दोस्तों, इसके साथ जो 900 एमसीक्यूज की पीडीएफ है वो भी अवेलेबल है दोनों ऐप के अंदर, और 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं विद एनालिसिस वीडियोस। वो भी आप, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो गई है और क्योंकि एग्जाम भी आप पास ही है, तो वो मॉक टेस्ट आप दे सकते हो अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करने के लिए। और अगर आप कोई कोर्स ले रहे हो विंग से, तो आप अप्लाई कर दो एक कूपन कोड किरण सर के नाम से, तो आपको मिल जाएगा 10% एक्स्ट्रा ऑफ। ये सब आपके लिए। इसके साथ लाइव सेशन तो हमारे दूसरे चैनल पे चल ही रहे हैं, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग एमसीक्यूज भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वो प्लेलिस्ट किरण कॉमर्स जोन जो हमारा यूट्यूब चैनल है दूसरा, वहां पर बनी हुई है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, अब ये बचे हैं कुछ 20-25 दिन आपके पास। मेरे ख्याल से 25 भी कहाँ बचे, कम ही बचे हैं, 20-22 दिन लगा के चलो। तो अब आप सब कुछ छोड़ दो, सोशल मीडिया वगैरह सब त्याग करो इसका, और ये टाइम आपको देना है सिर्फ और सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए। तो सब कुछ छोड़ के अब आप सिर्फ, क्योंकि ठंड है, बिस्तर में बैठो आराम से और सिर्फ पढ़ाई करो, और कुछ नहीं करना अभी 20-22 दिन आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। पहला एमसीक्यू इनकम टैक्स का है। मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड प्रायर टू 1/4/1999 इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। अगर कोई आपने लोन लिया है 1/4/1999 से पहले और मकान आपका सेल्फ ऑक्युपाइड है, यानी आप उसमें खुद रहते हो, तो उसमें जो डिडक्शन है मैक्सिमम वो कितनी मिलेगी। तो दोस्तों, यहां पर याद रखना कि अगर आपने 1/4/1999 से पहले, प्रायर मतलब बिफोर, अगर आपने लोन लिया है तो मैक्सिमम डिडक्शन उस केस में है 30,000। लेकिन ये तो इसका आंसर आ गया। लेकिन अगर आफ्टर 1/4/1999 लिया है तब क्या करेंगे, तब मैक्सिमम डिडक्शन कितनी है वो भी बता दे रहा हूं। उस केस में वो 2 लाख है। तो ये याद रखना, कंडीशन क्या है, लोन कब लिया 1/4/1999 से पहले, तो डिडक्शन कितनी 30,000, आफ्टर 1/4/1999 कितनी 2 लाख। लेकिन किस केस में, याद रखना, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में। अगर आपने मकान किराए पे दी है तो ये आपको जो रिस्ट्रिक्शंस है नहीं लगानी, जितना इंटरेस्ट बनता है वो पूरी आपको डिडक्शन मिलेगी। आई होप ये आपको क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। द एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स गिवन एज चैरिटी। अगर आपने गुड्स चैरिटी में दी हैं और इसकी एडजस्टमेंट है तो कहाँ आएगी। देखो, अगर आपने गुड्स चैरिटी में दी हैं, एक तो आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें जो परचेज होती है, क्योंकि आपने गुड्स दी हैं तो जितनी भी आपकी परचेज थी उसमें से चैरिटी आप माइनस कर दोगे, क्योंकि आपकी उतनी गुड्स कम हो गई। तो एक तो आपका डेबिट साइड में आ जाएगा, परचेज में से डिडक्ट करोगे, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि ये एक्सपेंस है, तो आप जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, सपोज ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं, तो इसको यहां पर भी मैं दिखाऊंगा एज ए चैरिटी। तो 2 जगहों पे ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से माइनस कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में इसको दिखाएंगे, इसलिए आंसर रहेगा सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज द एडजस्टमेंट ऑफ मैनेजर कमीशन। अब मैनेजर की कमीशन की भी एडजस्टमेंट है, कहां पर आएगी, 2 जगह आएगी, क्योंकि एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। कहां आएगी, ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस, लेकिन 2 जगहों पे आने वाली है, बैलेंस शीट में भी आएगी, इसलिए ये इनकम्प्लीट है। शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस, एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर। कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, और क्योंकि एडजस्टमेंट है इसका मतलब मैनेजर की कमीशन आपने नहीं दी, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में भी हम उसको लिखेंगे। तो 2 जगहों पे आएगी, बी इज द राइट आंसर। सी जो ऑप्शन है, ओनली ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, भाई सिंपल सी बात है, क्रेडिट साइड में इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं, ये तो एक्सपेंस है, तो इसलिए ये नहीं है। और लाइबिलिटी साइड में नहीं आएगी, दोनों जगह आएगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। चलिए जी नेक्स्ट। An SSC carrying on business is required to get accounts audited compulsorily if the turnover exceeds।
किसको, कौन वो एसएससी होगा जिसका टर्नओवर इन 4 ऑप्शन में से किसी एक, कोई एक होगी, उससे ज्यादा होगा तो अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ते हैं। देखिए ये आपको सिंपल से बता दूं, ये याद रखने वाली चीजें हैं। कोई भी एसएससी जिसका टर्नओवर, ठीक है, या जिसकी सेल 1 करोड़ से ज्यादा होगी तो उसको अपने जो अकाउंट हैं वो ऑडिट करवाने पड़ते हैं। तो 1 करोड़ से ऊपर जो भी पैसा कमा रहा है, सेल कर रहा है, उसको अपने अकाउंट्स की ऑडिटिंग करवानी पड़ती है। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज द बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ट्रांसफर टू। ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी बैलेंस आएगा उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो वो जो ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस है, अगर लॉस है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। यानी इन एनी केस, कोई भी केस होगा, आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही। इसलिए हमारा आंसर भी क्या रहेगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट। हाँ, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दें क्वेश्चन को, लॉस होगा तो डेबिट साइड में, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज स्पेशलाइज्ड सिस्टम ऑफ जॉब कॉस्टिंग अप्लाइज टू डैश कॉन्ट्रैक्ट। खाली जगह छोड़ी है। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वहां अप्लाई होती है जहां पर कोई भी काम जो है उसकी ड्यूरेशन लंबी होती है, नहीं कंप्लीट होने में समय लगता है, नंबर 1। और दूसरा जिस पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल डैम्स हो गए, पावर प्रोजेक्ट हो गए, फ्लाईओवर्स हो गए, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा लगे, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अप्लाई होती है। तो कहाँ अप्लाई होगी? शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स नो, मीडियम नो, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आंसर हमारा रहेगा सी। आंसर हमारा रहेगा सी, यानी जहाँ पर लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। Expenses like salary, rent, insurance, etc. are recognized on the basis of period to which they relate and not when they are paid. यानी ये जो खर्चे हैं हम उसी पीरियड में रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं जिस साल के ये हैं, ना कि जब ये पे किए गए। मान लो मुझे अगर 2024-23 का प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है तो इस साल के जो खर्चे हैं इसी साल में रिकॉर्ड होंगे, चाहे मैंने पेमेंट अगले साल की हो। तो डजंट मैटर आप पेमेंट कब कर रहे हो अपने एक्सपेंसेस की, जिस साल के हैं उसी साल में रिकॉर्ड किए जाएंगे। और इनकम का भी सेम ही है। अगर इस साल आपकी कोई इनकम हुई है लेकिन अभी तक आपको वो मिला नहीं पैसा, तो इसका मतलब ये नहीं कि जब पैसा मिलेगा तब रिकॉर्ड करोगे, उस साल की इनकम कहलाएगी। जिस साल की इनकम है वेदर रिसीव्ड और नॉट, आप उसी साल रिकॉर्ड करोगे। जिस साल का एक्सपेंस है वेदर पेड और नॉट, उसी साल आप रिकॉर्ड करोगे। किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग या अजम्पशन के अकॉर्डिंग? गोइंग कंसर्न, मैचिंग, अकाउंटिंग पीरियड या ऑल ऑफ अबव। देखो गोइंग कंसर्न अजम्पशन तो 2 बातें बोलता है। पहला, बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलता है। दूसरी, क्योंकि बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलता है तो उसी बेसिस पे एक्सपेंसेस को 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि क्योंकि बिजनेस गोइंग कंसर्न है, चलता रहेगा, तो बिजनेस की जो जर्नी है या बिजनेस की जो लाइफ है उसको रेगुलर इंटरवल में बांट दो, जो कि 12 महीने का होगा। वो क्यों? क्योंकि हमें अपनी जो परफॉर्मेंस है चेक करने के लिए एक रेगुलर इंटरवल चाहिए कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद हम अपनी परफॉर्मेंस चेक करें, जो कि 12 महीने होगा, कि इस साल हमने पिछले साल के मुकाबले कैसा काम किया। तो वो कहता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कि अपनी जो बिजनेस की जर्नी है, लाइफ है, उसको रेगुलर इंटरवल में बांट दो, जो कि 12 महीने का होगा। दैट इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल फॉर यू। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि अपने इनकम और एक्सपेंस को कैसे मैच करके आप अपना प्रॉफिट निकालोगे। तो जो भी आपकी इनकम्स हैं जिस साल की हैं, चाहे रिसीव्ड और नॉट, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं जिस साल के, वेदर पेड और नॉट, उन दोनों को मैच करके आप अपना जो है प्रॉफिट निकालोगे। तो इस क्वेश्चन में यही कहा गया कि जिस साल की इनकम एक्सपेंस हैं हम उसी साल रिकॉर्ड करेंगे, वेदर अगले साल पे की या रिसीव की, वो किस अजम्पशन के अकॉर्डिंग है, दैट इज मैचिंग प्रिंसिपल। सिंपली फिर समझ लो, मैचिंग प्रिंसिपल सिंपली ये कहता है कि जिस साल का प्रॉफिट या लॉस आप दिखाना चाहते हो उसी साल की आप इनकम्स दिखाओगे, वेदर रिसीव्ड और नॉट। उसी साल के एक्सपेंस दिखाओगे, वेदर पेड और नॉट। पे किए वो भी दिखाओगे, नहीं किए तब भी उसी साल में दिखाओगे। ये है मैचिंग प्रिंसिपल फॉर यू। चलिए जी बढ़ते आगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट वुड अपेयर इन ट्रायल बैलेंस ऑन। आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस में कहाँ अपेयर होगी? ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ये आपकी डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड। आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ आएगी? देखो कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, सिर्फ सैलरी की बात नहीं करूंगा, जितने भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटीज कहाँ आती है? क्रेडिट साइड में। तो इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस की। नेक्स्ट पे,
एक्स कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2014 विद ए कैपिटल ऑफ ₹6 लाख। एक्स ने 1 अप्रैल 2014 को 6 लाख के कैपिटल से बिजनेस शुरू किया। 31 मार्च 2015 को उसके एसेट्स 8 लाख के थे और लाइबिलिटीज 50,000 की थी। हमें उसकी क्लोजिंग कैपिटल दिखानी है, दिखा देते हैं भाई, उसमें क्या दिक्कत है। हमारा फॉर्मूला क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब हमें उसकी क्लोजिंग कैपिटल दिखानी है, यानी 31 मार्च 2015 की। इस कैपिटल से हमें कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। क्लोजिंग उसके एसेट्स 8 लाख के हैं बराबर, और क्लोजिंग लाइबिलिटीज 50,000 की हैं। तो इन दोनों सेट्स को बराबर होना होता है ना, तो 8 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे, इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल उसकी 7.5 लाख की है। ये इसका आंसर आ गया फिलहाल। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और एक्सटेंड करता हूं। अगर क्वेश्चन में पूछा होता बताओ प्रॉफिट कितना हुआ, उसको हमें पूछा होता प्रॉफिट, तो हम क्या करते, पहले जैसे हमने अपनी क्लोजिंग कैपिटल निकाली वैसे निकाल लेते, जो कि कितनी आई 7.5 लाख। इसमें से माइनस कर लो साल की शुरुआत में उसने कितना पैसा लगाया था भाई, उसने 6 लाख लगाया था, बढ़ के 7.5 लाख हो गया। इसका मतलब 1,50,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट निकालना है तो ओपनिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल कर लो, प्रॉफिट निकल जाएगा। वैसे तो उसमें कुछ और एडजस्टमेंट भी होती है, लेकिन ये ऐसे जनरली इस क्वेश्चन के हिसाब से बात कर रहा था। चलिए नेक्स्ट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ए, टू नो द कॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। टू नो द कॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, नहीं भाई, इसने कहा जो हमारी कैश बुक है उसका कैश कॉलम और बैंक कॉलम नहीं, कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक के साथ कंपेयर करने के लिए बीआरएस बनाया जाता है। तो पहली गलत है इंफॉर्मेशन। टू नो द कॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, अगेन वही चीज है, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक बोल रहा है एंड पासबुक, कैश बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक है इसका आंसर, तो ये भी गलत है। उसके बाद to know the cause of difference between bank balance as per bank column of cash book, yes, bank balance as per bank column of cash book। जो हमारी कैश बुक है उसका बैंक कॉलम को लेकर हमें कंपेयर करना है पासबुक के साथ। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, सी। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड थ्रू। एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में इंक्रीज और डिक्रीज को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं भाई। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हम इनकम और एक्सपेंस की बात करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं भाई। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं भाई। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो पार्टनर्स की जो इनकम्स और एक्सपेंस है उनको रिकॉर्ड करते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट, यस। एसेट्स और लाइबिलिटीज की इंक्रीज और डिक्रीज के लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं वो कौन सा होता है, वो होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। रिवैल्यूएशन का मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज को दोबारा से रिवैल्यूएट करना, उनकी दोबारा से वैल्यूएशन करना। ओवरड्राफ्ट ऑफ पासबुक इज, देखो मैंने कहा था जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस कैश बुक का होता है पॉजिटिव, चाहे वो कैश कॉलम हो चाहे वो बैंक कॉलम हो, कौन सा होता है, पॉजिटिव। वही पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा, उल्टा। पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस होगा यानी पॉजिटिव। ठीक है जी, पॉजिटिव। लेकिन और इसी तरह जो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होगा बैंक कॉलम का, याद रखना बैंक कॉलम का, क्योंकि जो कैश कॉलम है वो तो हमेशा डेबिट होता है, बैंक कॉलम में लिख रहा हूं। जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो होगा कौन सा, नेगेटिव। लेकिन वही पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस, मतलब नेगेटिव। अब पूछा गया ओवरड्राफ्ट ऑफ पासबुक यानी डेबिट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट मतलब डेबिट बैलेंस। जो पासबुक का डेबिट बैलेंस होगा वो ओवरड्राफ्ट ऑफ पासबुक इज डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। कौन सा बैलेंस होगा, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस, तो वो होगा डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक इज द राइट आंसर। ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव। सस्पेंस अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू, विल इज ट्रांसफर नहीं, विल बी ट्रांसफर टू। कहाँ ट्रांसफर होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। हम जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाते हैं, लेकिन कई बार होता है कि हमें डिफरेंस का पता नहीं चलता। हमारी ये साइड मान लो 5,000 है, इस साइड का टोटल मान लो 4,000 आ रहा है, तो 1,000 में कहाँ डाल दूंगा, सस्पेंस अकाउंट में। सस्पेंस है भाई, पता ही नहीं है तो इसीलिए सस्पेंस वर्ड लिख रही है। हो सकता है ये साइड बड़ी हो तो मैं यहाँ डाल दूंगा, यानी डेबिट या क्रेडिट कहीं पे भी डाल सकते हैं, डेबिट या क्रेडिट कहीं पर भी, डिपेंड करता है कौन सी साइड छोटी है। लेकिन फाइनली इसको ट्रांसफर कहाँ करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं, ये ट्रांसफर किया जाता है कहाँ,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जो भी सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस होगा, चाहे वो डेबिट साइड में आ रहा है चाहे वो क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है उसको। चलो जी नेक्स्ट पे, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट इज डेबिटेड टू। प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट हम कहाँ डेबिट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं, क्योंकि प्रॉफिट जो है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें क्या आते हैं, इस साइड एक्सपेंस और लॉस, इस साइड क्या आती है इनकम्स। अब यहाँ प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये क्रेडिट साइड में आएगा, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो अगर फिक्स एसेट पे प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की यहाँ क्रेडिट साइड में आएगा, तो इसलिए ये गलत है, डेबिट में नहीं आएगा। डेबिट में क्या आता है? लॉस आता है। अगर लॉस होता लॉस एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट तो उसका आंसर देन इन केस प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है, क्योंकि लॉसेस हमेशा कहाँ आते हैं? एक्सपेंस एंड लॉसेज हमेशा डेबिट साइड में आते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट की बात ही रही, वो तो क्रेडिट साइड में आता है। हमें पूछा गया डेबिटेड किस में होगा, इसलिए ये आंसर गलत है। एसेट अकाउंट में यस, याद रखना प्रॉफिट अगर होगा ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट तो एसेट अकाउंट में हमेशा डेबिट होगा, और अगर लॉस होगा तो एसेट अकाउंट में क्रेडिट होगा, एंड वाइस वर्सा, मतलब उसके लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट के उल्टा है। तो याद रखना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट कहाँ डेबिट होगा? एसेट अकाउंट में, ठीक है। और कहाँ क्रेडिट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट कहाँ क्रेडिट होगा? एसेट अकाउंट में, और कहाँ डेबिट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उल्टा है, ये याद रखना। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा एसेट अकाउंट। सैलरी पेड टू मोहन अमाउंट रुपीज 700 विल बी डेबिटेड टू। अगर हमने मोहन को सैलरी दी तो हम किसको डेबिट करेंगे? भाई डजेंट मैटर किसको दी, हमारे लिए तो वो एक एक्सपेंस है, तो हम एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे, नहीं सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो किसको डेबिट किया? सैलरी अकाउंट को। हाँ, पूछा होता किसको क्रेडिट करना, देन इन दैट केस कैश अकाउंट हमारा आंसर रहता। चलिए जी आगे। पेटी कैश बुक इज मेंटेन, कौन बनाता है? पेटी शॉपकीपर, पेटी कैशियर इन बिग बिजनेस हाउस, हेड कैशियर इन बिग बिजनेस हाउस, बाय द मैनेजर ऑफ द बिजनेस। देखिए जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं जिसमें कैश की बहुत सारी बड़ी छोटी बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं, तो छोटी छोटी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो हेड कैशियर है वो एक पर्सन अपॉइंट करता है, जिसको हम कहते हैं पेटी कैशियर। ठीक है, हट जा भाई, जिसको हम क्या कहते हैं? पेटी कैशियर। तो छोटी मोटी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करता है वो होता है पेटी कैशियर। कहाँ? बिग बिजनेस हाउसेज में। जो बड़े बिजनेस हाउस होते हैं वहाँ होता है एक हेड कैशियर, जिसका काम होता है बड़ी बड़ी कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। तो छोटी मोटी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक पर्सन अपॉइंट कर देता है, जिसको हम कहते हैं पेटी कैशियर। तो हेड कैशियर वो पर्सन अपॉइंट करता है जिसको हम पेटी कैशियर कहते हैं, जिसका काम होता है छोटी मोटी कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, कैश पेमेंट रिकॉर्ड करना, ना कि रिसिप्ट्स। तो पेटी कैश में ये भी याद रख लो कि सिर्फ पेमेंट्स रिकॉर्ड होती है, रिसिप्ट रिकॉर्ड नहीं होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। कहाँ गया? हाँ, द ट्रांजैक्शन इन द बैंक कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कॉलमनर कैश बुक इंडिकेट्स। कॉलमनर कैश बुक यानी जिसमें एक से ज्यादा कॉलम हो, जैसे मान लो 2 कॉलम की कैश बुक में बना रहा हूं या 3 कॉलम की बना रहा हूं, ठीक है, ठीक है, या 3 कॉलम की लगा लो, कैश, बैंक, डिस्काउंट, कैश, बैंक और डिस्काउंट। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन इन द बैंक कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड, आपको सबको पता है कि ये जो डेबिट साइड है इसमें हम रिसिप्ट रिकॉर्ड करते हैं, कैश के फॉर्म में तो कैश में, चेक के फॉर्म में तो बैंक में, और क्रेडिट साइड में हम पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं, कैश की कैश में और बैंक की। अब इसने कहा द ट्रांजैक्शन द बैंक कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड। अगर क्रेडिट साइड में कोई मैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूँ तो उसका मतलब क्या होगा? देखो, अगर मुझे किसी से चेक मिला राम से तो मैं डेबिट साइड में रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन मैंने किसी को पेमेंट की, मान लो परचेज की मैंने चेक से, तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करूंगा। इसका मतलब जो अमाउंट बैंक से हमारा निकलेगा जब हम किसी को पेमेंट करेंगे वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? पेमेंट साइड में। सो द ट्रांजैक्शन द बैंक कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड ये वाली साइड हो गई। अब द कॉलम कैश बुक इंडिकेट अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक, क्योंकि बैंक में पैसा जमा करवाएंगे तो यहाँ आएगा, बैंक से पैसा निकलेगा तो यहाँ आएगा। ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट इज देयर इज ए सेपरेट कॉलम फॉर राइटिंग द अमाउंट ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन इन। सेपरेट कॉलम बैंकिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किस बुक में बनाया? सिंपल कैश बुक, जिसमें एक कैश कॉलम होता है, नहीं उसमें नहीं, 2 कॉलमनर कैश बुक। जो 2 कॉलम कैश बुक होती है इसके अंदर एक कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम बनता है, लेकिन जरूरी नहीं है कैश और बैंक। 2 कॉलम कैश बुक के अंदर कैश और डिस्काउंट का कॉलम भी बन सकता है भाई, बैंक और डिस्काउंट का कॉलम भी बन सकता है। तो 2 कॉलम कैश बुक कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर हम बात करें बैंकिंग ट्रांजैक्शन की
तो उस केस में जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है 2 कॉलमनर कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती है। बढ़ते आगे। परचेज गुड्स फ्रॉम जतिंदर फॉर ₹5,000 फॉर कैश लेस 8% ट्रेड डिस्काउंट एंड रिसीव 2% कैश। कैश के आगे डिस्काउंट भी है, 2% कैश डिस्काउंट, ठीक है, इसके आगे है डिस्काउंट। इज क्रेडिटेड इन डिस्काउंट अकाउंट विद, डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे किसके साथ? देखिए ट्रेड डिस्काउंट तो आप सबको पता है रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन इसका क्या रोल होता है, जो हमारी कॉस्ट है 5,000 की, हमारा पहला काम क्या है, इसमें से माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट। कितने परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है? 8%। तो 5,000 का मैं 8% करूंगा, वो आएगा 400, यानी बैलेंस बचा 4600। अब आपको इस 4600 पे 2% कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन करनी है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो कैश डिस्काउंट है, जितना कैश हम रिसीव करें पेमेंट करें उस पर कैलकुलेशन की जाती है। अगर मान लो अभी फिलहाल तो 2%, मैं पहले ये निकाल के बता दूं फिर आगे बात करूंगा, ये आएगा 92, ये आंसर है। अगर मान लो इसमें ये लिखा होता कि 4600 का 50% उसने कैश दिया, कितने परसेंट कैश दिया? 50%, वो होता है 2300। देन इन दैट केस कैश डिस्काउंट जो अमाउंट उसने पे किया होगा उस पर कैलकुलेशन की जाएगी। तो याद रखना, कैश डिस्काउंट हमेशा जितनी अमाउंट की पेमेंट या रिसिप्ट होती है उस पर उसकी कैलकुलेशन की जाती है, पूरे अमाउंट पे नहीं। तो यहाँ क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि कितना दिया, तो ये मान के चल रहे थे कि पूरी पेमेंट उसने की, यानी 4600, तो उसी पे हमने इसकी कैलकुलेशन की, 92 उसका आंसर आया। रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम MS आकाशदीप ट्रेडर फॉर ₹10,000 इज डेबिटेड टू। हमें आकाशदीप से एक ऑर्डर मिला 10,000 का, हम इसको कहाँ डेबिट करेंगे? सेल्स अकाउंट में, परचेज अकाउंट में, एडवांस अकाउंट में? नो एंट्री, बिल्कुल जी, नो एंट्री। क्यों? ऑर्डर मिला, कहीं नहीं लिखा कि पैसा भी मिला। अगर पैसा मिलता, एडवांस मिलता, तो उसको हम कैश में रिकॉर्ड कर देते, साथ एक लाइबिलिटी बन जाती, क्योंकि ऑर्डर अभी हमने डिलीवरी नहीं की। तो हमें सिर्फ एक ऑर्डर मिला है, पैसा नहीं मिला। 10,000 का ऑर्डर है लेकिन पैसा नहीं मिला, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो नो एंट्री। किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, वो भी बता दूं, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। उसने कहा जिसको हम मनी में मेजर कर सकें। अब किसी ने ऑर्डर दे दिया, भैया मुझे 10,000 की चीज दे देना, दिया कुछ नहीं, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो नो एंट्री एज पर मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। रिपेयर टू बिल्डिंग वुड बी डेबिटेड टू। अगर बिल्डिंग की रिपेयर की तो किसको डेबिट करेंगे? याद रखना, बिल्डिंग की रिपेयर एक रेगुलर फीचर है, बिल्डिंग की रिपेयर होती रहती है, तो ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रिपेयर अकाउंट को डेबिट करेंगे। हाँ, अगर आप एक बिल्डिंग खरीदो ऑन द परचेज ऑफ फिक्स एसेट, उस समय आप कोई खर्चा करो, किसी एसेट के परचेज पर कोई खर्चा हो, तब उस एसेट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई नया एसेट नहीं खरीदा जा रहा, बिल्डिंग की सिंपली रिपेयर है, तो रिपेयर अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। कॉजेज ऑफ पॉपुलरिटी ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्यों पॉपुलर है? ऑप्शंस आर साइंटिफिक, क्या बिल्कुल है जी। कंप्लीट रिकॉर्ड बनते हैं, हाँ जी, डबल एंट्री पे पूरे रिकॉर्ड बनते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बिल्कुल बनता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। डिबेंचर्स आर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं? वो लाइबिलिटीज जो विद इन 1 ईयर आपको पे करनी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी नहीं है। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी वो होती हैं जो फ्यूचर में आपकी लाइबिलिटी बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती, नहीं भाई कॉन्टिजेंट नहीं है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, डिबेंचर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, यानी वो लाइबिलिटीज जो मोर देन 1 ईयर आपको पे करनी है। कैश डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, यस। अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, यस, ये भी सही है। अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड सेल ऑफ गुड्स, हाँ, दोनों केसेस में अलाउ होता है। अगर आपने कोई गुड्स खरीदी और कैश में पेमेंट कर दी, आपको दुकानदार कहता है भैया कैश में पेमेंट कर दो, तो आप कैश में पेमेंट कर देते हो कि आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो एट द टाइम ऑफ वो पेमेंट भी हो रही है और सेल भी हो रही है, दोनों टाइम पे मिलता है, तो इसलिए आंसर भी इसका सी रहेगा, अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट एंड सेल ऑफ गुड्स इन बोथ केसेस। बढ़ते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू द करंट बिजनेस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू, इसको लिख लो गोइंग बिजनेस कंसेप्ट, गोइंग बिजनेस कंसेप्ट, ए बिजनेस एंटिटी इज अज्यूम टू हैव लॉन्ग लाइफ, शॉर्ट लाइफ, इनडेफिनेट लाइफ। बड़ी बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी करने की जरूरत है नहीं। इन बुक कीपिंग ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन प्राइमरी बुक, यस। पोस्टिंग इज डन इन द लेजर फ्रॉम द प्राइमरी बुक, यस। टोटल ऑफ लेजर अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ दोज बुक्स आर कैलकुलेटेड, यस। तो सारे यस हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। अगर सारे यस हैं तो ऑल ऑफ द अबव। चलिए जी बढ़ते हैं आगे।
टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, कौन कौन सी अकाउंटिंग है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑल ऑफ द सब भाई। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम बिजनेस के फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इनसे जो डाटा मिलता है वो मैनेजमेंट उससे आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करता है, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये सारी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में आती हैं, ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते आगे। होटल इंडस्ट्रीज कवर्ड अंडर विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग? देखिए कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है ना, वो सर्विस कॉस्टिंग के अंदर वो ऑपरेशन कॉस्टिंग के अंदर आती है। तो होटल इंडस्ट्री जो है ऑपरेशन कॉस्टिंग के अंदर आएगी। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स ट्रांसफर टू। देखो जनरल रिजर्व क्या है? ऐसा प्रॉफिट जो अपने फ्यूचर के लिए बचा के रखा है, यानी पार्ट ऑफ प्रॉफिट ही है। अगर नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर्स ने अगर कुछ रिजर्व बचा के रखा है, फ्यूचर के लिए कुछ पैसा बचा के रखा है, तो नया पार्टनर तो उसका हकदार है नहीं। इसका मतलब वो ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। पहली बात तो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स उसके हकदार होंगे। रिलेशन अकाउंट में नहीं आएगा क्रेडिट साइड। अच्छा, मैंने एक चीज़ और बताई थी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इनकम्स प्रॉफिट हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड में। जनरल रिजर्व इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब ये भी क्रेडिट साइड में आएगा। तो नंबर 1 क्रेडिट साइड में आएगा, नंबर 2 सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के हकदार होंगे। तो देखते हैं द क्रेडिट साइड ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल क्रेडिट साइड में भी आएगा, और क्रेडिट साइड और ओल्ड पार्टनर्स दोनों को मिलेगा। दोनों को क्या मतलब? क्रेडिट साइड में ही आएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट विल बी गिवन ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स अगर लोन देते हैं और पार्टनरशिप डीड लिखी नहीं गई है, वर्बली है, रिटर्न में नहीं है, तो कितना इंटरेस्ट देना होता है? मुझे लगता है सबको पता होगा, 6% पर एनम। तो ये थे आज के एमसीक्यूज। नेक्स्ट सेशन कल, अगेन 30 एमसीक्यूज। तैयारी रखो और फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब जुड़ जाओ तैयारियों में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू दोस्तों।